एक बात हम सब जानते हैं कि सुपर हीरो मूवीज बहुत पैसा कमाती आई हैं। फैंस इन मूवीज को पसंद करते हैं, पर आज की तारीख में हर दूसरी सुपर हीरो मूवी के लिए आप ऐसा नहीं बोल सकते। हालांकि कुछ कैरेक्टर्स आज भी हैं जिनकी मूवीज हर हाल में चलती ही हैं, और आज हम उन्हीं कैरेक्टर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। किसी भी मूवी को बनाने में अच्छा खासा खर्चा आता है, उसके बाद मूवी को मार्केट करने का खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, और उसके बाद जाकर फिल्म प्रॉफिट बनाना शुरू करती है। सीधी भाषा में कहा जाए तो एटलीस्ट हॉलीवुड में किसी भी मूवी को अपने बजट का 2.5 गुना कमाई करने के बाद ही प्रॉफिट होता है। मैंने इस पर एक पूरा शॉर्ट बना रखा है, तो उसे एक बार जरूर देख लेना। अब बेशक सुपर हीरो मूवीज ज्यादा प्रॉफिट करवाती हो, पर उन्हें बनाने में भी एक नॉर्मल मूवी से ज्यादा खर्चा आता है। इसीलिए मार्वल को ओन करने वाली डिज्नी और डीसी को ओन करने वाले वार्नर ब्रोस सोच समझकर कैरेक्टर्स को चुनते हैं ताकि प्रॉफिट जनरेट कर सके। पर कुछ कैरेक्टर्स को लेकर स्टूडियोज को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। जैसे कि आपको पता है कि आयरन मैन मूवीज रिस्पॉन्सिबल है पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज की सक्सेस के लिए। क्या आपको पता है वेनम मूवीज कभी लॉस में नहीं रही? क्या आप जानते हो सोनी पिक्चर्स की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्मों में टॉप 5 में से 3 स्पाइडरमैन मूवीज आती हैं? तो इसीलिए मैंने ये लिस्ट बनाई जहां हम रैंक कर रहे हैं उन सुपर हीरो कैरेक्टर्स को जिनकी मूवी फ्लॉप नहीं हो सकती। नंबर 10, वेनम। पहली वेनम मूवी ने सोनी का स्पाइडरमैन यूनिवर्स शुरू किया था। सोनी ऑलरेडी मार्वल स्टूडियोज के साथ मिलकर स्पाइडरमैन को सिविल वॉर, स्पाइडरमैन होमकमिंग और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में दिखा चुका था, पर सोनी को अपने बाकी स्पाइडरमैन से जुड़े कैरेक्टर्स भी यूज करने थे। इससे पहले सोनी वेनम को दिखा चुका था 2007 की स्पाइडरमैन 3 में, जिसको लेकर ऑडियंस का रिस्पॉन्स उतना खास नहीं था। हालांकि जब सोनी 2018 में वेनम मूवी लेकर आया तो यहाँ एक कैच था। सुपर हीरो मूवीज अपनी पीक पर थी, जहां उसी साल एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने अपने स्नैप से आधे यूनिवर्स की पॉपुलेशन को गायब कर दिया था। फैंस पूरे जोश में थे, और इसी जोश में वेनम मूवी ने $100 मिलियन के बजट में $850 मिलियन कमा लिए। और ये मूवी बढ़िया थी, लोगों को एडी और वेनम की जोड़ी पसंद आ रही थी। पर तब भी इस मूवी की सक्सेस के लिए लोग सुपर हीरो जॉनरा की फेम को रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे। पर लोगों की सोच बदली 2021 में आई दूसरी वेनम मूवी ने। इस मूवी का कोई सेंस नहीं बन रहा था, पीजी सेटिंग में कार्नेज, ऊपर से मूवी का रन टाइम इतना कम था कि लोगों को लगा कि मूवी शुरू होते ही खत्म हो गई। पर तब भी इस मूवी ने $110 मिलियन के बजट में $500 मिलियन कमा लिए। ये पोस्ट पैंडेमिक माहौल भी था, जिसकी वजह से अच्छे एनालिस्ट हैरान थे कि ऐसा कैसे हो गया। पर 2024 में जब तीसरी और आखिरी वेनम मूवी आई तो लोगों पर से वेनम का रंग उतरता हुआ दिखने लगा। पर तब भी ये मूवी अपने $110 मिलियन के बजट में $478 मिलियन कमा गई, जहां बेशक ये नंबर पहली मूवी के बॉक्स ऑफिस नंबर का ऑलमोस्ट हाफ था। पर तब भी वेनम मूवीज ने कभी सोनी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि इस मूवी ने बाकी सोनी स्पाइडरमैन मूवीज की फंडिंग में हेल्प की, जिससे आप सीधे सीधे कह सकते हो कि वेनम एक प्रॉफिटेबल कैरेक्टर है। नंबर 9, कैप्टन अमेरिका। पहली कैप्टन अमेरिका मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को स्टैब्लिश करने वाली 6 फिल्मों में से एक थी। ये मूवी बढ़िया थी, पर जब ये सामने आई तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स क्या है, क्यों है, कैसे है। फैंस तो इस मूवी को देखने के लिए भाग कर गए, पर नॉर्मल ऑडियंस को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था इस मूवी से, तब तक जब तक पहली एवेंजर्स मूवी सामने नहीं आ गई। और जैसे ही पहली एवेंजर्स मूवी सामने आई, पूरे सुपर हीरो जॉनरा में आग लग गई, खासकर कैप्टन अमेरिका मूवीज पर, जहां एक तरफ पहली कैप्टन अमेरिका मूवी ने अपने ऑलमोस्ट $200 मिलियन के बजट में बनाए थे $370 मिलियन, वहीं दूसरी कैप्टन अमेरिका मूवी कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर ने अपने $175 मिलियन के बजट पर बनाए $700 मिलियन। पहली एवेंजर्स मूवी के सामने आने के बाद मार्वल का जादू चल चुका था, पर इस बात में कोई शक नहीं है कि कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर अपने आप में एक ऑसम मूवी थी। पर इसके बाद मार्वल ने अगली कैप्टन अमेरिका मूवी पर एक बड़ा दाव खेला। हमें मिली मार्वल कॉमिक्स की फेमस स्टोरी लाइन सिविल वॉर, और इस मूवी में ऑलमोस्ट सारे एवेंजर्स दिखे, जिसकी वजह से मूवी ने एवेंजर्स मूवी जैसी कमाई भी करी, जहां स्टूडियो ने $250 मिलियन के बजट में $1.15 बिलियन कमाए। स्टीव रॉजर्स की कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स ट्रिनिटी में से एक है, और सिविल वॉर के बाद भी इस कैरेक्टर पर मार्वल जितनी भी मूवीज लाता उतनी मूवीज चलती। हालांकि मार्वल ऐसा सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका के लिए नहीं कह सकता, जिसकी हालत फिलहाल पहली कैप्टन अमेरिका मूवी से बस थोड़ी सी बेहतर है। नंबर 8, थॉर मूवीज टेक्निकली इससे बेटर रैंक डिजर्व करती है, पर मार्वल स्टूडियोज को शुरुआत में समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें अपने गॉड ऑफ थंडर के साथ क्या करना है। पहली थॉर मूवी बेस प्रिपेयर कर रही थी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए, तो उसे जज करना उतना सही नहीं होगा। जहां इस मूवी ने अपने $150 मिलियन के बजट में अराउंड $450 मिलियन कमाए। मूवी बहुत सिंपल थी, पर थॉर बेशक अपनी सोलो मूवी में शाइन करे ना करे, वो एवेंजर्स मूवी में हमेशा शाइन करता है। जिसके बाद दूसरी थॉर मूवी थॉर द डार्क वर्ल्ड ने अपने $250 मिलियन के बजट
पर $640 मिलियन की कमाई करी। फैंस थॉर को देखने के लिए बेचैन तो थे, पर थॉर द डार्क वर्ल्ड में वो बात नहीं थी, जिसकी वजह से फैंस थॉर को लेकर थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। पर फिर से थॉर एज ऑफ अल्ट्रॉन में शाइन करता है, जिसके बाद मार्वल ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली और सामने आए नए डायरेक्टर टाइका वाइटिटी, जिन्होंने कहा कि इस बार थॉर को सैड और सीरियस दिखाने के बजाय फनी और कलरफुल दिखाया जाएगा। मूवी में हल्क को भी ऐड किया गया और ये सब परफेक्टली सिंक कर रहा था इस सवाल के साथ कि थॉर और हल्क सिविल वॉर के दौरान कहां थे। और जब थॉर रैग्नारॉक फैंस के सामने आई तो रिएक्शन क्रिटिकली और फाइनेंशियली दोनों पॉजिटिव था। फिल्म ने अपने $180 मिलियन के बजट में कमाई करी $855 मिलियन की। ये फिल्म एक प्रॉपर हिट थी और कहीं ना कहीं थॉर को इसी की जरूरत थी, जिसके बाद थॉर फिर से शाइन करता है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में। और तब टाइका वाइटिटी ने अपने थॉर रैग्नारॉक वाले फॉर्मूले को रिपीट करने के साथ साथ डबल डाउन कर दिया, जिसका क्रिटिकल रिएक्शन उतना जबरदस्त नहीं था, पर जैसा कि मैंने कहा कि थॉर वैसे भी हर जगह शाइन करता है और अपने इसी रेपुटेशन की वजह से फिल्म ने $250 मिलियन के बजट पर $750 मिलियन कमाए। मार्वल की भाषा में इसे प्रॉफिटेबल कहेंगे, जो कि इनडायरेक्टली हमें बताता है कि थॉर एक प्रॉफिटेबल कैरेक्टर है। पर तब भी मैं कहना चाहूंगा कि थॉर फैंस अभी फिर से वेट कर रहे हैं एक जबरदस्त थॉर मूवी का। नंबर 7, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। आयरन मैन, थॉर और कैप्टन अमेरिका, इन कैरेक्टर्स का नाम बनाने में कहीं ना कहीं एवेंजर्स मूवी का अच्छा खासा हाथ है और एक फ्रेंचाइजी जिसने अपना नाम खुद के दम पर बनाया। जब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी का नाम फैंस ने पहली बार सुना तो उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मार्वल के हार्डकोर फैंस तो इस मूवी को देखने वाले थे, पर नॉर्मल फैंस इसे स्किप करने का प्लान बना चुके थे। पर इस मूवी ने अपना नाम बनाया अपनी रिलीज के साथ। एक जबरदस्त स्टोरी, एक ग्रुप ऑफ मिसफिट्स की, जिसके ऊपर ऑसम गानों ने जो माहौल सेट किया थिएटर में, उसके बाद एक जबरदस्त वर्ड ऑफ माउथ ने इस मूवी को हिट बनाया, जहां मार्वल ने $230 मिलियन के बजट पर $750 मिलियन कमाए। गार्डियंस आते ही नोबडी से सबके बड़ी बन चुके थे और ये फ्रेंचाइजी बहुत ही ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट है। ऐसा नहीं है कि गार्डियंस किसी भी एवेंजर मूवी में अपनी छाप छोड़ते हैं, इन्हें टेक्निकली एवेंजर्स मूवी की जरूरत है भी नहीं, बल्कि इस टीम की डायनामिक ही इस टीम को फैंस का फेवरेट बनाती है। गार्डियंस अपनी पहली फिल्म के फॉर्मूला को रिपीट करते हुए वापस आई गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के साथ, जहां मूवी ने अपने $200 मिलियन के बजट के साथ कमाई करी $860 मिलियन की। ये मूवी अपने पहले पार्ट जितनी जबरदस्त नहीं थी, पर कहीं ना कहीं इसे फायदा हुआ इन्फिनिटी सागा के इंपॉर्टेंट फेज 3 में दिखने का, जिसके बाद गार्डियंस से हम मिले एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में। इन्फिनिटी वॉर में गार्डियंस का इंपॉर्टेंट रोल था, पर वो बाकी कैरेक्टर्स जितना शाइन नहीं करे। इसके बाद गार्डियंस के हिट होने के लिए जो आदमी रिस्पॉन्सिबल है, यानी जेम्स गन, उनके साथ एक कंट्रोवर्सी हो गई। उन्हें मार्वल से निकाल दिया गया, पर कुछ समय बाद उन्हें वापस बुलाया गया अपनी स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए, जहां वापस आते ही उन्होंने अपना फॉर्मूला फिर से रिपीट किया, पर इस बार उन्होंने इमोशन का तड़का बढ़ाया। और जहां बाकी मार्वल मूवी स्ट्रगल कर रही थी, वहीं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 अपने सक्सेस के साथ कंसिस्टेंट रहते हुए अपने $250 मिलियन के बजट के साथ $840 मिलियन की कमाई करी। इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। नंबर 6, डॉक्टर स्ट्रेंज। आज के फैंस शायद ये नहीं जानते होंगे, पर पहले मार्वल मूवीज फेमस हुआ करती थी अपनी ग्राउंडेडनेस की वजह से, जहां हर चीज का रीजन और कनेक्शन था। आर्क रिएक्टर कैसे आयरन मैन सूट को पावर कर रहा था, कैसे सुपर सोल्जर सीरम से कैप्टन अमेरिका और हल्क बने, और बायफ्रॉस्ट को आइंस्टाइन रोजन ब्रिज और जेन फॉस्टर एसगार्डियन साइंस को क्वांटम फील्ड जनरेटर कहती है। पर ये सब बदलने वाला था डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ। मार्वल में मैजिक घुस चुका था, वो भी फुल फोर्स के साथ, जहां ये भी एक ट्रांजिशन था, जहां मेन कैरेक्टर डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज खुद एक न्यूरोसर्जन था, जो कि आगे जाके बनता है सॉर्सरर सुप्रीम। मल्टीवर्सल टर्म लोगों के सामने आया और डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी ने अपने $230 मिलियन के बजट में $670 मिलियन की कमाई करी। और फिर तो डॉक्टर स्ट्रेंज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के रगों में घुस गए, जहां इन्फिनिटी सागा में मेजर हाईलाइट होने के साथ साथ अभी मल्टीवर्स सागा में भी सबकी नजर डॉक्टर स्ट्रेंज पर ही है। मल्टीवर्स सागा को एक हद तक किक ऑफ भी किया है डॉक्टर स्ट्रेंज ने ही, पहले स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ, फिर अपने दूसरे एडवेंचर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में, जहां इस बार डॉक्टर स्ट्रेंज की किस्मत सैम रेमी के हाथों में आई और उन्होंने एक विजुअली स्टनिंग मूवी तो फैंस को दी, पर यहाँ मटेरियल नहीं था। मूवी में स्कारलेट विच के जबरदस्त इन्वॉल्वमेंट की वजह से मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज की कम और वांडा की ज्यादा फील होने लगी, पर तब भी डॉक्टर स्ट्रेंज का चार्म ऐसा है कि मूवी ने अपने $350 मिलियन के बजट के साथ $950 मिलियन की कमाई करी। मूवी के बजट पर मेन असर रीशूट्स का था, तब भी ये मूवी साल 2022 की हिट फिल्मों में से एक साबित हुई। अभी डॉक्टर स्ट्रेंज की एक और मूवी पर मार्वल काम कर रहा है, जहां में डॉक्टर स्ट्रेंज फिर से मल्टीवर्स के सेंटर में दिखने वाले हैं, और ये इंपॉर्टेंस ही डॉक्टर स्ट्रेंज को कहीं ना कहीं बहुत प्रॉफिटेबल कैरेक्टर्स में से एक बनाती है। नंबर 5, ब्लैक पैंथर। एक ओवरनाइट सक्सेस।
ब्लैक पैंथर पहले सिविल वॉर में सबके सामने आया, जहां मूवी ने परफेक्टली वकांडा के राजा को इन्फिनिटी सागा में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर लाकर रख दिया था। पर इस पोजीशन का असली फायदा तब हुआ जब ब्लैक पैंथर मूवी को रिलीज किया गया इन्फिनिटी वॉर से 2 महीने पहले। फिल्म की तारीफ हुई उसके कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए, जिसके साथ साथ फिल्म अपने $200 मिलियन के बजट के साथ $1.35 बिलियन की कमाई करके सबके होश उड़ा गई। ये इतना परफेक्ट था कि अभी तक बताए हुए सारे बजट में सबसे कम बजट में सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने वाली फिल्म में से एक है। जिसके बाद वकांडा इन्फिनिटी वॉर में बैटल ग्राउंड बना और इस चीज ने ब्लैक पैंथर फ्रेंचाइजी को और पुश किया। पर तभी सामने आई ट्रेजेडी। ब्लैक पैंथर तचाला का रोल प्ले करने वाले चैडविक बोसमैन ने फैंस को अलविदा कह दिया 4 साल तक कैंसर से लड़ने के बाद। ये सैड था कई सारे रीजंस की वजह से, जिनमें सबसे मेन बात ये थी कि चैडविक फैंस को एंटरटेन कर रहे थे पर्सनल लेवल पर इतनी बड़ी लड़ाई लड़ते हुए। ब्लैक पैंथर फ्रेंचाइजी उनके बिना अधूरी है। पर मार्वल ने चैडविक बोसमैन को ट्रिब्यूट दिया ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के साथ। मूवी का शुरुआती हिस्सा कई हद तक ऐसा लग रहा था कि फैंस पूरे वकांडा के साथ शोक मना रहे हैं। मूवी तचाला के विचारों पर थी कि तचाला यहाँ होता तो वो क्या करता, और ये ट्रिब्यूट सफल रहा। फिल्म अपने $250 मिलियन के बजट पर $850 मिलियन कमा गई। अब ब्लैक पैंथर फ्रेंचाइजी तचाला के विचार ही है, जिसका अगला चैप्टर हमें दिखेगा अगली ब्लैक पैंथर मूवी में। इस मूवी पर काम चल रहा है। नंबर 4, डेडपूल। इस पूरी लिस्ट में हमने जितने भी कैरेक्टर्स के बारे में बात करी उन सब की मूवीज पीजी थी। अगर आप हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज की लिस्ट देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि मूवीज जो कि टारगेट की जाती हैं बच्चों को, वो बहुत चलती हैं। पर डेडपूल आ रहा था इस पूरे फॉर्मूला को चेंज करने। रायन रेनॉल्ड्स 2004 से लगे हुए थे डेडपूल की सोलो मूवी को सामने लाने के लिए, जहां एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन में उनके डेडपूल के दिखने के बाद फॉक्स ने उन्हें मना ही कर दिया डेडपूल की सोलो मूवी के लिए। पर एक लीक क्लिप और फैंस के सपोर्ट की वजह से डेडपूल मूवी को ग्रीनलिट किया गया। और आप मानोगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ $58 मिलियन के बजट में डेडपूल 1 ने कमाए $780 मिलियन। अपने बजट से 13 गुना ज्यादा, वो भी एक R रेटेड मूवी ने। इसका ज्यादातर श्रेय रायन रेनॉल्ड्स की परफॉर्मेंस और डायरेक्टर टिम मिलर की क्रिएटिविटी को जाएगा। पर अगली डेडपूल मूवी के लिए रायन रेनॉल्ड्स लेकर आए डेविड लीच को। बजट ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया, जो कि था $110 मिलियन, पर आउटपुट पहली मूवी जितना ही था, $780 मिलियन। मूवी के टोन, उसकी स्क्रिप्ट और जोक्स को लेकर थोड़ी सी निंदा हुई, पर डेडपूल का जलवा अभी भी वही था। जिसके बाद हुई डिज्नी फॉक्स की डील और कहा गया कि अब एक डेडपूल मूवी आएगी मार्वल स्टूडियोज के बैनर के अंदर। और तब मार्वल ने वो सच कर दिया जो हर फैंस चाहता था हमेशा से, डेडपूल और वुल्वरीन का टीम अप। हालांकि मूवी की कहानी को MCU से बाहर रखा गया, तब भी मूवी ने वापस अपना ताज पहना हाईएस्ट ग्रोसिंग R रेटेड मूवी का। मूवी का बजट पिछली मूवी से डबल था, यानी $200 मिलियन, और मूवी ने कमाई करी $1.38 बिलियन की। मूवी को MCU से बाहर रखने की वजह से कुछ फैंस नाराज थे, पर तब भी ओवरऑल सबको मूवी पसंद आई। और इसी के साथ ये प्रूव हो गया कि डेडपूल रायन रेनॉल्ड्स के पोर्ट्रेयल की वजह से कितना प्रॉफिटेबल कैरेक्टर है। नंबर 3, आयरन मैन। आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि आयरन मैन यहाँ 3rd पोजीशन पर क्या कर रहा है, और ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल क्लियर है कि आयरन मैन बहुत प्रॉफिटेबल कैरेक्टर है। पर आयरन मैन के सोलो प्रोजेक्ट का चार्म हमें आयरन मैन 3 के बाद देखने को मिला ही नहीं, जो कि कहीं ना कहीं इस पूरी एनालिसिस को थोड़ा इम्बैलेंस जरूर कर देता है। पर फिलहाल जो डेटा हमारे पास है उस पर बात करते हैं। आयरन मैन वो नींव है जिस पर पूरा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बना है। अभी आप सुन रहे होगे कि अगर सुपरमैन मूवी नहीं चली तो DCU कहाँ जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता। यही हाल था मार्वल का आज से 18 साल पहले। उस टाइम तक मार्वल को डिज्नी ने नहीं खरीदा था, पर मार्वल को अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स किक ऑफ करना था, वो भी एक जबरदस्त शुरुआत के साथ। इसीलिए मार्वल ने अपना पूरा दांव लगा दिया रॉबर्ट डाउनी जूनियर और जॉन फेवरू पर, और इन दोनों ने इतिहास रच दिया। ये मूवी अपने आने के साथ ही सुपरहिट साबित हुई। अपने $130 मिलियन के बजट के साथ इस मूवी ने $580 मिलियन की कमाई करी, जहां इसके सक्सेस को देखते हुए इसके सीक्वल को तुरंत लाने की बात हुई, और 2 साल बाद आयरन मैन 2 सबके सामने आई। पर कुछ तो अलग था इस बार। ये फिल्म अच्छी थी, पर ये अपने पिछले पार्ट जैसी छाप नहीं छोड़ पाई। इसी के साथ मार्वल की एक प्रॉब्लम सामने आई कि मार्वल के पास अच्छे विलन नहीं है। पर तब भी इस मूवी ने अपने $200 मिलियन के बजट के साथ $620 मिलियन की कमाई करी। ये बहुत बड़ा जंप नहीं था, पर एक खराब भी नहीं था। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने आयरन मैन को पहले से भी ज्यादा हिट कर दिया। आपको क्या लगता है, पहली एवेंजर्स मूवी थी? वो एवेंजर्स मूवी नहीं थी, वो एक प्रॉपर आयरन मैन मूवी थी। आप एक बार
बार सोच कर देखो, एवेंजर्स मूवी में टोनी स्टार्क ब्रूस बैनर के साथ मिलकर टेसरैक्ट ढूंढ रहा था, टोनी शील्ड को नीचे गिरने से बचा रहा था, वो लोकी को धमका रहा था, एलियन इन्वेजन को ग्राउंड से दूर रख रहा था और लास्ट में इस इन्वेजन से सबको बचाया भी टोनी स्टार्क ने। पहली एवेंजर्स मूवी के बाद फैंस पागल हो चुके थे आयरन मैन को लेकर। ये उसी टाइम क्लियरली एस्टैब्लिश हो चुका था कि आयरन मैन बहुत प्रॉफिटेबल कैरेक्टर है, जिसके बाद मार्वल ने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और इस प्रॉफिट को कैश करने के लिए पहली एवेंजर्स मूवी के तुरंत बाद सामने लाए आयरन मैन 3 मूवी। ये बहुत ही सोचा समझा स्टेप था जिसका जबरदस्त फायदा हुआ मार्वल को। आयरन मैन 3 अपने $200 मिलियन के बजट पर $1.25 बिलियन की कमाई कर गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक सोलो कैरेक्टर के हिसाब से ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर आप इन्फ्लेशन के हिसाब से सोचो तो आज की डेट में ये $1.72 बिलियन है। तो ये बात 2013 में बहुत क्लियरली प्रूव हो चुकी थी कि आयरन मैन बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल कैरेक्टर है। और ये सोचने वाली बात है कि मार्वल ने इस चीज का फायदा आयरन मैन 3 के बाद कभी उठाया ही नहीं। नंबर 2, बैटमैन। बैटमैन फेमस है, ये पॉप कल्चर के सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स में से एक है। आप दूर किसी गांव में जाकर भी अगर बैटमैन का नाम लोगे ना तो लोग कहेंगे कि हाँ वो बैटमैन को जानते हैं। और बैटमैन की ऑलमोस्ट सारी मूवीज हमेशा प्रॉफिटेबल रही है। आप सोच के देखो, 1989 में टिम बर्टन ने $48 मिलियन के बजट के साथ बैटमैन मूवी रिलीज करी और उसने कमाई करी $411 मिलियन की। ये बहुत बड़ा फिगर है अपने बजट के हिसाब से। हालांकि ये मूवी पैक्ड भी थी टैलेंट से। जैक निकोलसन, माइकल कीटन जैसे टैलेंटेड एक्टर्स ने अपना बेस्ट दिया इस मूवी में, पर इसकी सीक्वल अपने $80 मिलियन के बजट पर सिर्फ $250 मिलियन ही कमा पाई। ये मूवी पिछले पार्ट से ज्यादा वायलेंट, ज्यादा सेक्सुअल साबित हुई, जिसकी वजह से इस मूवी ने अपनी फैमिली ऑडियंस को खो दिया। इसीलिए इसके बाद अगली बैटमैन मूवी बैटमैन फॉरएवर का टोन शिफ्ट किया गया, पर इसकी वजह से ऑडियंस के बीच मिक्स्ड रिएक्शन रहा। पर तब भी इस मूवी ने $100 मिलियन के बजट में $330 मिलियन कमाए। अभी तक बैटमैन मूवीज बहुत आराम से अपने बजट का 3 गुना कमा रही थी, पर ये सब बदला अगली बैटमैन मूवी के साथ, बैटमैन एंड रॉबिन, जो कि अपने $160 मिलियन के बजट में $230 मिलियन ही कमा पाई। और ऐसा होगा भी क्यों नहीं, मूवी खिलौने के प्रमोशन से ज्यादा कुछ नहीं लग रही थी। इस मूवी की वजह से वार्नर ब्रोस ने बहुत लंबे टाइम तक बैटमैन मूवी बनाने के प्लान को रोक के रखा, पर 8 साल बाद 2005 में क्रिस्टोफर नोलन ने सुपर हीरो फिल्म्स को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया बैटमैन बिगिंस के साथ। इस मूवी को 21st सेंचुरी की सबसे इन्फ्लुएंशियल फिल्म्स में से एक माना जाता है, जहां इस मूवी ने $150 मिलियन की बजट में $370 मिलियन की कमाई करी। इस मूवी ने लोगों के मन में ये बात बिठा दी कि बैटमैन क्या है और बैटमैन क्यों है। पर क्रिस्टोफर नोलन यहाँ रुके नहीं, अब वो जो बैटमैन के साथ करने वाले थे उसके लिए शायद ही कोई तैयार था। 2008 में आई द डार्क नाइट और इस मूवी को देखते ही ऑडियंस ने इसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपर हीरो फिल्म बोल दिया। ये मूवी ब्लूप्रिंट साबित हुई कई सुपर हीरो फिल्म्स के लिए। हालांकि मूवी को ऑसम बनाने में असली हाथ था हीथ लेजर का, पर वो इस मूवी के रिलीज से पहले ही एक्सीडेंटल प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ओवरडोज से मारे गए। उनके मरने के बाद भी उनके पोर्ट्रेयल को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला और द डार्क नाइट ने $185 मिलियन के बजट में $1 बिलियन कमाए, अपने बजट से 5 गुना ज्यादा। और बैटमैन का फेम वापस टॉप पर आ गया। पर क्रिस नोलन अब इस कहानी को परफेक्टली एंड करने निकले थे द डार्क नाइट राइजेस के साथ, जहां अराउंड $300 मिलियन के बजट में सामने आई 7th हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ ऑल टाइम, जिसने कमाई करी $1.1 बिलियन की। क्रिस नोलन ने दुनिया के आगे अपनी पहचान रख दी इस जबरदस्त कैरेक्टर के साथ। पर ये मैजिक क्रिस नोलन का ज्यादा था, क्योंकि इस फॉर्मूला को रेप्लिकेट करना अगले डायरेक्टर के लिए थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा था। क्रिस नोलन के ही दोस्त जैक स्नाइडर सामने आए बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के साथ, एक हार्डकोर मॉडर्न माइथोलॉजी जो कि दोनों साइड को परफेक्टली सामने नहीं रख पाई, पर इसकी रिस्पेक्ट करने वाली ऑडियंस तो सामने आई। जहां फिल्म ने अराउंड $300 मिलियन के बजट में $870 मिलियन कमाए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो हिट रही, पर क्रिटिक्स ने इसे अच्छा नहीं कहा। हालांकि इसके डायरेक्टर्स कट को लेकर ऑडियंस की राय कुछ और है, और यही हाल रहा जस्टिस लीग का भी। पर इसके बाद सामने आया असली स्ट्रगल। वार्नर ब्रोस DCEU के अंदर अगली सोलो बैटमैन मूवी ला ही नहीं पा रही थी। पहले डायरेक्टर्स बदले, फिर कहानी बदली और लास्ट में यूनिवर्स ही बदल डाला। और तब जाकर 2022 में मैट रीव्स सामने लेकर आए द बैटमैन मूवी, और ये मूवी हर बैटमैन फैन का सपना सच होने जैसा थी। लोगों को भरोसा नहीं था कि वैम्पायर रॉबर्ट पैटिंसन बैटमैन के रोल को परफेक्टली प्ले कर पाएंगे कि नहीं, पर रॉबर्ट पैटिंसन ने उन पर सवाल उठाने वालों को चुप करवा दिया और ऑडियंस को अपना फैन बना दिया इस मूवी के साथ। मूवी ने $200 मिलियन के बजट में $770 मिलियन की कमाई करी, और अब फैंस वेट नहीं कर पा रहे हैं अगली बैटमैन मूवी का। पर एक चीज तो क्लियर है, जब तक बैटमैन को रिस्पेक्ट करने वाले लोग जिंदा हैं, तब तक बैटमैन फ्रेंचाइजी हमेशा प्रॉफिटेबल साबित होती रहेगी। नंबर 1,
स्पाइडरमैन दुनिया में अकेला मार्वल कैरेक्टर जिसको बच्चा बच्चा जानता है। पॉपुलैरिटी में जो स्टेटस सुपरमैन और बैटमैन का है वही स्टेटस स्पाइडरमैन का भी है। और स्पाइडरमैन को ओन करने वाली सोनी पिक्चर्स को लिटरली यही कैरेक्टर चला रहा है। आप सोनी पिक्चर्स का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड चेक करो, उनके टॉप 10 मूवीज में 7 स्पाइडरमैन मूवीज हैं। ऑलमोस्ट हर बड़ा हॉलीवुड डायरेक्टर एक ना एक बार स्पाइडरमैन मूवी डायरेक्ट करना जरूर चाहता है। सोनी पिक्चर्स ने इस कैरेक्टर के राइट्स खरीदे थे 1999 में, वो भी सिर्फ $7 मिलियन में। पूरे फिल्म प्रोडक्शन की हिस्ट्री में शायद ही इससे प्रॉफिटेबल डील आपने कहीं देखी होगी। और अभी आप देखो कि इन $7 मिलियन ने कितना फायदा पहुंचाया सोनी को। सोनी ने स्पाइडरमैन के राइट्स हाथ आते ही 2002 में सैम रेमी के साथ रिलीज की पहली स्पाइडरमैन मूवी, और ये फिल्म एक परफेक्ट स्पाइडरमैन फिल्म साबित हुई। मूवी को देखकर आप कह सकते हो कि सैम रेमी ने अपना पूरा पैशन सामने रख दिया था इस कैरेक्टर को लेकर। जहां ये दुनिया की पहली फिल्म बनी जिसने अपने ओपनिंग वीकेंड में $100 मिलियन कमाए। इस मूवी का बजट था $139 मिलियन, जहां सैम रेमी ने सिर्फ स्विंगिंग एक्शन को परफेक्टली दिखाने में $30 मिलियन खर्च कर दिए। पर ये खर्चा प्रॉफिटेबल साबित हुआ, जहां इस मूवी ने $825 मिलियन की कमाई करी। हर कोई इस फिल्म की तारीफ कर रहा था और सैम रेमी रेडी थे इस माहौल को बनाए रखने के लिए, जहां उन्होंने 2 साल बाद ही स्पाइडरमैन 2 सबके सामने रख दी। आप एक पल को कहोगे कि अगर पहली फिल्म सक्सेसफुल रही है तो दूसरी फिल्म के लिए थोड़ा टाइम लेना चाहिए, पर सैम रेमी ने 2 साल के अंदर अंदर पिछले पार्ट से भी बेटर स्पाइडरमैन मूवी सामने रख दी। इस मूवी की भी सबने जमकर तारीफ करी। इसके ट्रेन रोकने वाले सीक्वेंस का लोग आज भी नाम लेते हैं। पर अब सोनी ने अगले पार्ट स्पाइडरमैन 3 के प्रोडक्शन में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। फिल्म में पहले सिर्फ 2 विलन दिखने वाले थे, हैरी ऑसबॉर्न और सैंडमैन, पर प्रोड्यूसर अवी अरद ने कहा कि यहाँ वेनम को भी जोड़ा जाए। फिर बाकी प्रोड्यूसर्स ने कहा कि यहाँ ग्वेन स्टेसी को भी लाया जाए, जिसके बाद सैम रेमी परेशान हो गए क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स के साथ मूवी की लेंथ बढ़ती जा रही थी, जिसके लिए प्रोड्यूसर्स ने सोचा भी कि फिल्म को 2 पार्ट में रिलीज किया जाए, पर उनको बीच का कोई क्लाइमैक्स मिल नहीं रहा था, जिसकी वजह से उस वक्त की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म सामने आई। $350 मिलियन के बजट में सैम रेमी ने स्पाइडरमैन 3 सामने रखी, जिसको लेकर क्रिटिक्स और ऑडियंस उतने खुश हुए नहीं जितना वो पिछली 2 मूवी से खुश हो चुके थे। पर तब भी इस मूवी ने $890 मिलियन की कमाई करी। पर जहां स्पाइडरमैन 4 के सामने आने की बात शुरू हो चुकी थी, वहीं प्रोड्यूसर्स ने कहा कि वो स्पाइडरमैन की कहानी को रीबूट करना चाहते हैं। ऊपर से सैम रेमी भी वापस आने के मूड में नहीं थे। तब सामने आए 500 डेज ऑफ समर के डायरेक्टर मार्क वेब, और उन्होंने डायरेक्ट करी अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी फ्रेश फील हो रही थी। बस लोग इस मूवी को सैम रेमी की ट्रिलॉजी से ज्यादा कंपेयर कर रहे थे। पर तब भी इस मूवी ने $230 मिलियन के बजट पर $758 मिलियन कमाए, जिसके बाद इसके सीक्वल को 2 साल बाद सामने लाया गया। और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 ने वही कंप्लेन सुने जो स्पाइडरमैन 3 के लिए कहे जा रहे थे कि मूवी में बहुत कुछ हो रहा है। मूवी ऑलमोस्ट $300 मिलियन के बजट में बनी थी और कमाई पिछली मूवी जितनी ही थी, अराउंड $710 मिलियन। पर सोनी इस मूवी के क्रिटिसिज्म को लेकर थोड़ा सीरियस था, जहां फिर सोनी ने फैसला लिया मार्वल स्टूडियोज के साथ मिलकर अगली स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी लाने का। अब यहाँ दोनों को फायदा हो रहा था। मार्वल को फायदा होगा कि उनका सबसे पॉपुलर कैरेक्टर उनके सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिख सकेगा, और सोनी को फायदा होगा अपने कैरेक्टर को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बड़े प्लेग्राउंड में दिखाने का। पर यहाँ एक कैच था, मार्वल को इस पूरी डील में स्पाइडरमैन के मर्चेंडाइजिंग राइट्स भी मिले, जिसके बाद डील बैठी कि स्पाइडरमैन एक MCU मूवी में दिखेगा और स्पाइडरमैन की मूवी में एक MCU का कैरेक्टर दिखेगा। और उसके बाद मार्वल सोनी ने इस डील का फायदा उठाना शुरू किया। स्पाइडरमैन होमकमिंग ने अपने $175 मिलियन के बजट में $880 मिलियन कमाए। मूवी का टोन बहुत लाइट था और पीटर पार्कर के स्कूल पर ज्यादा फोकस किया गया। फिर स्पाइडरमैन दिखा एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में। इन दोनों मूवीज ने स्पाइडरमैन की पॉपुलैरिटी को और ऊपर पहुंचा दिया, जिसका रिजल्ट दिखा स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में। एंड गेम से 2 महीने बाद रिलीज होने के साथ इस मूवी ने अपने $160 मिलियन के बजट में $1.1 बिलियन कमाए। ये फिल्म भी औसम थी, जहां ह्यूमर, एक्शन, विजुअल्स हर चीज की तारीफ हो रही थी। पर इसी वजह से मार्वल के कान भी खड़े हो गए। देखो, मार्वल को इन स्पाइडरमैन मूवीज के रेवेन्यू का सिर्फ 5% मिलता था, पर मार्वल समझ गया था कि उनके सिनेमैटिक यूनिवर्स का इफेक्ट यहाँ ज्यादा है, जिसकी वजह से थोड़े उतार चढ़ाव के बाद डील को चेंज किया गया, जहां मार्वल से कहा गया कि वो मूवी को प्रोड्यूस करने में 25% लगाएं और प्रॉफिट से भी फिर 25% पाएं। और जैसे ही ये डील सेट हुई, इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सुपर हीरो जॉनरा को हिला के रख दिया। स्पाइडरमैन नो वे होम सामने आई साल 2021 के अंत में, एक पोस्ट पैंडेमिक माहौल जहां मूवी ने $200 मिलियन के बजट में $1.9 बिलियन कमाए। ये मूवी पहली 2 एवेंजर्स मूवी, आयरन मैन मूवी, सिविल वॉर, ब्लैक पैंथर से भी ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित हुई, वो भी पोस्ट पैंडेमिक माहौल में। ये जलवा है स्पाइडरमैन का।
नो वे होम ने मल्टीवर्स के कंसेप्ट पर परफेक्टली कैपिटलाइज किया और अपने पिछले सारी स्पाइडरमैन मूवीज के वैल्यू बढ़ाते हुए एक ऑसम मूवी सामने लेकर आई, पूरी दुनिया को ये बताते हुए कि स्पाइडरमैन ऐसे ही सबका फेवरेट कैरेक्टर नहीं है। लाइव एक्शन मूवी के अलावा स्पाइडरमैन की स्पाइडरवर्स एनिमेटेड मूवीज भी अपने एंड से झंडे गाड़ रही है। अभी फैन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ साथ बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स का भी वेट कर रहे हैं। सोचो ये सब शुरू हुआ था सिर्फ और सिर्फ एक $7 मिलियन की डील के साथ। तो ये थे वो टॉप 10 कैरेक्टर्स जिन पर अगर स्टूडियो फिल्म लाएगा तो वो फिल्म हिट जरूर होगी। मैंने यहाँ एवेंजर्स या जस्टिस लीग मूवी की बात नहीं करी क्योंकि इन मूवीज का सक्सेस किसी एक कैरेक्टर के हाथ में नहीं होता। प्लस आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई सुपरमैन कहाँ है। देखो सुपरमैन बेशक पॉपुलर है पर सुपरमैन की मूवीज कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल नहीं रही है। आप मानोगे नहीं पर कहीं ना कहीं एक्वामैन मूवी सुपरमैन मूवी से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाई है। पर आपका क्या कहना है इस लिस्ट के बारे में? इस लिस्ट में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है और आप किसकी मूवी देखने के लिए वेट कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन आपका है, खुलकर बात कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।